हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मूवमेंट ऑफ सेकेंड लेक्चर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। तो लेट अस एज्यूम, ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं, एक हमारे पास एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ए मान लेते हैं। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ इसकी एल है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं डिनोट कर देता हूं यहां पर। A huge amount of free electrons are available inside a conductor। आपको मालूम है, इसको हम डिनोट करते हैं कि these are known as the free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके कितने नंबर है? तो नंबर मान लेता हूं मैं कि n नंबर ऑफ ए है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स n लिखा है। इलेक्ट्रॉन है तो सबका चार्ज मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है और मास मालूम है। ड्यू टू एट रूम टेम्परेचर की बात करें कि एट रूम टेम्परेचर की डिस्कशन करें तो ये कितना लेंगे? T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लेते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करूं तो T इक्वल टू 300 केल्विन, एक केल्विन हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास अपनी थर्मल इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 3/2 K into T, where K is known as the Boltzmann constant। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T आपको पता है टेम्परेचर। जब इस 300 केल्विन यहां पुट करेंगे तो हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 into KT। यहां से V की वैल्यू निकालते हैं ना, V वैल्यू, इसकी V वैल्यू कितनी हो जाएगी एनर्जी इसकी? तो 3/2 3KT बाई m का अंडर रूट यहां कैलकुलेट करते हैं। T की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 300 केल्विन, तो स्पीड जो आएगी इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेटली 10⁶ मीटर पर सेकेंड आती है। इसका क्या मतलब है? प्रेडिक्शन समझते हैं इसको। 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि एट रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्पीड से वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब इस तरह से वाइब्रेशन होगा, इधर जाएगा ऐसे वाइब्रेशन, इस डायरेक्शन में ऐसे, इधर इस डायरेक्शन में ऐसे, जिगजैग पाथ बनाते हुए इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता रहता है और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे। बाकी और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन रैंडम होता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं देखूं कि एवरेज स्पीड की बात करें तो इनका पाथ कैसा होता है? बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन, यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, बिटवीन टू सक्सेसिव collision, between two successive collision path will be a straight line। मतलब एक कोलिजन के बीच की जो पाथ होगा ना, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, तो ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करता है तो ये भी पाथ स्ट्रेट लाइन। फिर इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करता है स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोलाइड करता है स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन।
मतलब किसी भी दो कोलिजन के बीच में, मान लो एक यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके बीच का जो कोलिजन हुआ पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। 2 और 3 में कोलिजन हुआ तो स्ट्रेट लाइन, 3 एंड 4 में कोलिजन हुआ स्ट्रेट लाइन, 4 से 5th में कोलिजन स्ट्रेट लाइन, 5th से 6 का कोलिजन स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी दो कोलिजन के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और इस पाथ को, इस मोशन को, इस पाथ को हम लोग जिगजैग पाथ बोलते हैं। जिगजैग पाथ, यानी जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। इतनी बात समझ आ गई। जो एवरेज जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कोलिजन, मतलब एवरेज पाथ लेंथ बिटवीन टू कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ बोला जाएगा, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं। ये जो लेमडा होता है ना, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट हम करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि लेमडा कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मीन फ्री पाथ लेमडा डिनोट करते हैं। ये तो आप बात होगी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का सक्सेसिव कोलिजन। एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, जब बैटरी कनेक्ट नहीं है, व्हेन, यहां लिखते हैं व्हेन नो बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स बैटरी इज कनेक्टेड। अगर कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो जो एवरेज स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, ये कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। एज्यूम कर लिया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर, U इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो इनका एवरेज होगा डिवाइड बाय n, टोटल n होता है, ये 0 माना जाता है। तो मतलब एवरेज स्पीड कितनी होती है, इनिशियल 0 होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से निकलकर बाहर नहीं आता है, करंट इसमें 0 होता है, इसलिए एवरेज स्पीड कितना है, 0। ये हम लोग नोट कर लेते हैं कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं करूंगा तो स्पीड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड 0 होगा। ईच इलेक्ट्रॉन का स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इतना हुआ करेगा, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, और इस मोशन को जिगजैग मोशन या पाथ बोला जाता है। इतनी लाइन नोट कर लेते हैं। चलिए, यहां नोट करने के बाद हम लोग आते हैं व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो इसी केस में बैटरी जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमने पढ़ लिया, हमने नोट कर लिया कि यू एवरेज जो होगा इनिशियल 0 होता है, कब, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड 0। अब हम लोग बैटरी लगा देते हैं, ये मान लिया कंडक्टर, सेम कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। एक कंडक्टर दे रखा है, ये इसका प्रोसेक्शन एरिया हो गया, यहां पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहां पर एक्सटर्नल बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V एज्यूम कर लिया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका चार्ज E है जिसके ऊपर, और मास स्मॉल m है, एज्यूम कर लिया। अब क्या होगा कि इनिशियली सबके पास अपनी वेलोसिटी थी ना, मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी इधर u1 है इनिशियल, इसका भी मान लो u2 है, ऐसे u2 वेलोसिटी है, इसका u3 है इनिशियल, ये u4 है, ऐसे ही ये आपका u5, इसको मान लेता हूं un, n नंबर है un वेलोसिटी। अब सबका एवरेज कितना है, 0, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे अब होता क्या है, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, यहां का पोटेंशियल V वोल्ट हो गया, और यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो हाई ये पोटेंशियल V का हो गया, 0 हो गया, तो हाई से लो की तरफ इस कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा, अंदर क्रिएट होता है कंडक्टर के अंदर। मैं इसको बाहर दिखा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस कंडक्टर की लेंथ L है, ये लेंथ L है दोनों के बीच का, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच की लेंथ कितनी है, L देखा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है बैटरी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया, ड्यू टू बैटरी। बैटरी नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ था, बैटरी लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनसाइड द कंडक्टर। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है जिसका चार्ज E दे रखा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज ए है और मास m है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है F। F की वैल्यू होता है E इंटू ई, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, F इजिकल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E इंटू आ गया कैपिटल E। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, E इंटू कैपिटल E। A की वैल्यू निकालेंगे E कैपिटल E डिवाइडेड बाई A, यहां लिख दिया। यानी सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे, क्योंकि इनके पास एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम सारे बच्चे काइनेमेटिक्स में जानते हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, v u प्लस माइनस at, ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे मान लिया वेलोसिटी v1 है, u1 स्पीड, माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो माइनस एक जगह पे E कैपिटल A डिवाइडेड बाई m इनटू टाइम t1, ये इक्वेशन 1 आ गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो v2 u2 माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इनटू t2 टाइम, ये t2 टाइम मतलब कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव। थर्ड की बात करूं तो u3 माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इनटू t3। ऐसे ही n नंबर के लिए निकालें तो v इंटू n निकालेंगे कितना हो जाएगा, un माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाई कैपिटल इंटू t इंटू n, ये इक्वेशन मान लेता हूं n नंबर ऑफ इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सारे इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सारे इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं समझने के लिए। तो ऐड जब करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं इनके सबको ऐड करूंगा, इधर आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे ही n नंबर है तो v इंटू n, इस साइड को ऐड करूंगा तो u1 u2 u3 प्लस का un, यहां से माइनस को ले कॉमन लेते हुए e बाई ए कॉमन लेता हूं, माइनस e बाई कैपिटल E m में e कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा t1 t2 t3 प्लस का tn, ये आ गया आपका यहां, ये हमने इक्वेशन को सम कर दिया। अब मैं सारे इक्वेशन को इसका मीन ले लेता हूं, मीन का मतलब डिवाइडेड बाई n कर लेता हूं, तो नाउ डिवाइडेड बाई कैपिटल N बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, v1 v2 डायरेक्ट इधर लिखता हूं vn डिवाइडेड बाई n, इधर मिलेगा u1 u2 ऐसे ही u1 डिवाइडेड बाई n, यहां मिल जाएगा माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m t1 t2 ऐसे tn डिवाइडेड बाई n, यहां आ गया। बेटा ये u1 बाई u2 इसको एवरेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम है, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद जो भी स्पीड आती है इलेक्ट्रॉन की, बैटरी लगाने के बाद जो भी स्पीड आती है इलेक्ट्रॉन की, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए अब ये एवरेज क्या है, यू एवरेज हो गया, यहां पर माइनस का E कैपिटल E m इनटू, इस टाइम को हम टाउ बोलते हैं, टाउ। एवरेज स्पीड हमें जीरो है, मालूम है ना, एवरेज स्पीड जीरो अभी लिखा था हमने, इनिशियल एवरेज जीरो है यहां पर, तो पुट कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इनटू टाउ। अब इन सारे टर्म को समझ लेते हैं, एक बार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Vd क्या है, तो Vd का नाम लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E आपको पता ही है एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होता है, V इक्वल टू E इंटू डी होता है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई डी, डी की वैल्यू पर L रख दूंगा, जितना लेंथ होगा वो कंडक्टर का। M मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन, और जो टाउ होता है ये जरूरी है, टाउ को बोलते हैं एवरेज टाइम, T1 T2 T3 इनटू Tn डिवाइडेड बाय कैपिटल N।
इसका नाम है एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ब्रेक करता है और जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है। जब इसकी एनर्जी लो हो जाती है तो वहां से जंप करके बैलेंस बैंड में अगेन आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को जनरेट होने में, मतलब निकलने में, ब्रेक होने में, ब्रेकअप होने में, और फिर ऊपर जाकर आकर पैचअप होने में, आकर बॉन्ड बनाने में जितना टाइम लगता है एक इलेक्ट्रॉन को, उसे हम बोलते हैं उसकी टाइम, मतलब टाइम ऑफ बिटवीन टू कोलिजन। ये सबका मीन को बोलते हैं एवरेज टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम से नाम चला है। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आ गई। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से निकाल के, तो अब एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, डेफिनेशन क्या होगा, नोट करके आप इसको नोट कर लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर लिखना हो कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भैया क्या है, किसी ने पूछा, तो आंसर आता है कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, जो भी आप लिखते हो, मैं स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर when an external field is applied। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो भी स्पीड होगी उसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब होता है बैटरी अप्लाई करना। इनडायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हम जान चुके हैं, वीडी बोलेंगे माइनस ई कैपिटल ई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला होगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात क्या होगी, ये सारी चीजें हम रख लेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नोट डाउन करिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आते हैं। चलिए ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर करंट किस तरह से फ्लो होता है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका रिलेशन चाहिए। आइए बेटा एक कंडक्टर मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास प्यारा सा कंडक्टर है, एल्युमिनियम का बना हुआ या कॉपर का बना हुआ कोई भी कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे को मालूम है। इसका एरिया लिख लेता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मान लिया A, और इसकी लेंथ जितनी है उसको L एज्यूम कर लेता हूं। लेंथ को हमने L मान लिया, यानी लेंथ कितना है, यहां लिख देता हूं लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कितना है इसको स्मॉल l एज्यूम कर दिया। और क्या एज्यूम किया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका नंबर कितना है ये पता कर लेते हैं। तो हमने ऐसे माना कि n जो लिखा है स्मॉल n यहां लिखता हूं, स्मॉल n जो है यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब एक यूनिट में n नंबर, 1 यूनिट वॉल्यूम में n नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा कंडक्टर का, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालो तो एरिया इनटू लेंथ होता है, ऑलरेडी मालूम आपको, लेंथ इनटू एरिया। एरिया हमने a रख दिया, लेंथ कितना रख दिया L, तो इसका वॉल्यूम हो गया। कितने चार्ज होगा इसके अंदर, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज जो होगा इस कंडक्टर के अंदर वो कितना हो जाएगा, n इनटू n वॉल्यूम है पर यूनिट लेंथ यहां पर, इनटू वॉल्यूम Al इनटू चार्ज इलेक्ट्रॉन का E। तो एक इस कंडक्टर, जो कंडक्टर हमने लिया है, इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्ज हैं, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, NaLe, Al वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां आ गया। अब हमें करंट निकालना है तो हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दिया इस टर्मिनल पे V,
वी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इसके बीच में अंदर, ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ए की वैल्यू कितना, वी डिवाइडेड बाई एल। चलिए देखते हैं, तो करंट निकाला है, करंट कितना होगा, तो आई आपको पता है करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, सबको मालूम है चार्ज अपॉन टाइम की बात करें, कल हमने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम टी, इक्वेशन 1 है। टाइम कितना लगेगा, यहां से इस एंड से या इस एंड से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी सारे इलेक्ट्रॉन जो स्पीड है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, वीडी से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन। कितना लेंथ चल रहा है, एल लेंथ चल रहा होता है, तो टाइम कितना लगेगा, ये चार्ज आ गया, टाइम यहां निकाल लेते हैं क्रॉस करने में, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना हो गया, एल अपॉन वी डी, ये हो गया टाइम। तो टाइम को डाल दीजिए और चार्ज को यहां पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में। जैसे हम पुट करेंगे आई इज इक्वल टू क्यू की जगह पर एन ई ए एल, और डिवाइड बाई एल डिवाइडेड बाई वी डी, एल से कैंसिल हो गया, वी डी ऊपर जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ई ए वी डी। एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। एक कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा इधर से वो डिपेंड करता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको मालूम है चार्ज, ये एरिया, और वीडी है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहां तक समझ में आ गया आपको रिलेशन क्या है। अब आते हैं ओम्स लॉ के बारे में, चलते हैं ओम्स लॉ होता क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, ओम्स लॉ को डिटेल में देखते हैं, नोट डाउन करें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR, उसको बाद में डिस्कस करेंगे ना, न्यूमेरिकल के लिए। ओम्स लॉ होता है अकॉर्डिंग टू, पहले सेंटेंस लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स द करंट डेंसिटी, कल हम लोग डिस्कस किए थे, जे बोलते हैं, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को बोला जाता है, दिस लॉ इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोला जाएगा लेकिन माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोला जाता है, मतलब छोटे लेवल पे ओम्स लॉ। सेंटेंस क्या कह रहा है कि जे जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे डेंसिटी है, ये आपको मालूम है डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, करंट डेंसिटी आपको मालूम है। ई क्या है, एक्सटर्नल फील्ड जो बैटरी की वजह से क्रिएट हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट डालते हैं जिसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा इंटू ई, इसी को ओम्स लॉ नाम दिया जाता है। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जे वेक्टर क्वांटिटी, ए भी वेक्टर क्वांटिटी, वेयर दिस इज नोन द ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक लेवल, वेयर सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, या कंडक्टर। ये तो आ गया ओम्स लॉ। अब इसको जनरलाइज करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करना बेटा इसको है कि हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है ना, ये वाला रिलेशन कि आई इक्वल टू मालूम है एन होता है, ई होता है, ए होता है और वी डी होता है, ये मेरे को मालूम है। हमें ये मालूम है कि जो जे होता है करंट अपॉन एरिया होता है, ये हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था, और करंट डेंसिटी जो है वो हमारे पास कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसा होता है।
ये 3 रिलेशन में मालूम हो चुका है। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहूं, अब वीडी हमें मालूम है, वीडी भी लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड वीडी का ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ये हमारे पास 4 फॉर्मूला दिख रहा है, करंट का, करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। बेटा एक काम करते हैं ना, देख इस इक्वेशन को, 1 वाले इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं मैं कि I डिवाइडेड बाई ए, इसको जे बोल दो, I बाई ए जे, यानी J इज इक्वल टू फ्रॉम 1 से J इज इक्वल टू N E V D, ऐसा लिख दो, J इज इक्वल टू N E V D। अब हमें VD की वैल्यू याद करते हैं, VD की वैल्यू ये क्या है, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया ऐसा। इसमें मैं फोर्थ को पुट कर देता हूं, यहां पर फोर्थ को पुट कर देता हूं, तो J की वैल्यू कितनी आ रही है, J इज इक्वल टू N E V D, जब E कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाई M। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, N E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई M इनटू कैपिटल E। इस इक्वेशन को फिफ्थ मान लेता हूं। इस फिफ्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विद इक्वेशन फिफ्थ से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो J इस साइड में, J इस साइड में, E इस साइड में, इस साइड में, तो सिग्मा किसके बराबर हो गया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई M। यानी अब हम लोग किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी किन की बातों पर डिपेंड करती है, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यानी कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम, चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इस पे कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। यहां तक आप नोट डाउन करिए, कंडक्टिविटी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या होगा, आपको मालूम है ना कि रेजिस्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी बोलते हैं डेफिनेशन में रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। एक कंडक्ट रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, ये है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बाद में लिखेंगे, इसको डिनोट करते हैं रो से, तो रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। ये तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मालूम है यहां पर, तो रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ। यानी दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट आया हमारे पास कि हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी एंड हाउ टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करें वो हमें समझ आ गया है। अब कोई पूछे कि डिफाइन करिए रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो लिखेंगे इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर which oppose the flow of current या flow of electron oppose the flow of electron लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट को अपोज करेगा। लेकिन दैट इज इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल नहीं है। रेजिस्टेंस भी होता है जो अपोज करता है, लेकिन उसकी बात हम अलग से करेंगे। ये अपोज करेगा फ्लो, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये तो होगी रेजिस्टिविटी। अब हम ओम्स लॉ को जनरलाइज करते हैं, तो आप रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी अब ओम्स लॉ के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो I इज इक्वल टू, यहां पर हमें मालूम है ना I इज इक्वल टू NEAVD, ये मालूम है हम लोग को। अब VD मालूम है, यहां पर एक इक्वेशन ये मालूम है, और दूसरा VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय M। ये दो इक्वेशन मान लेता हूं मैं फिर से। इस VD की वैल्यू को यहां पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। जब पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक बार देखते हैं।
आई इजकल टू एन ई, ब्रैकेट में एन ई इंटू एरिया, ये 3 ब्रैकेट हो गया, इंटू वीडी की जगह ई कैपिटल ए रिलैक्सेशन टाइम और डिवाइडेड बाय मास, यहां लिख दिया। इसको स्क्वायर करूं तो आई इजकल टू, देख ई ई एन ई स्क्वायर टाउ एरिया ए डिवाइडेड बाय मास एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा आया। यहां पर इक्वेशन इसको मान लेता हूं मैं थर्ड, तीसरा इक्वेशन मान लिया। अब देखते हैं यहां बेटा क्या हुआ। इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ को जनरलाइज कर रहे हैं। ओम्स लॉ किस एक्सटेंट तक हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ को। तो यहां पे आई की वैल्यू आ चुकी है, यहां पे आई की वैल्यू अगर लिखें हम लोग इस तरह से, तो आई की वैल्यू देते हैं तो आई इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड से एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम एरिया ए इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, आपको मालूम है ना, लिखा था थोड़ी देर पहले, V डिवाइडेड बाय एल पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू। यहां पुट कर लेते हैं I इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम इनटू एरिया ए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कैलकुलेटर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू, यहां लिखिए m इनटू एल और डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इनटू ए इनटू आई, यहां देखिए इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। देख m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इनटू एल बाय ए इनटू आई। बेटा इसको m n स्क्वायर बाय टाउ को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी। m e n e स्क्वायर बाय टाउ को रेजिस्टिविटी, तो यहां रिप्लेस कर लेते हैं, तो रो हो गया, ए एल हो गया, ए एरिया ए इनटू आई। जब इसको हमने देखा तो रो एल बाई ए क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यही है रेजिस्टेंस। यानी इसको रिप्लेस कर देंगे V इक्वल टू I इनटू R, यह है ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वेयर जो R है किसके बराबर हो गया, रो L बाई ए के बराबर। तो ये तो आपका रेजिस्टेंस है, आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट हमें मालूम है, ओम होता है, ओम होता है जिसको डिनोट किया जाएगा इस तरह से, ओम ग्रीक वर्ड में डिनोट किया जाएगा। ये जो इक्वेशन आ गया इसको भी बोलते हैं हम लोग छोटे इक्वेशन को ओम्स लॉ, लेकिन माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे एप्लीकेशन के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए, और R की वैल्यू रेजिस्टेंस यहां पर रखा है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई। मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या चीजें हमने सीखा, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल लिखेंगे, आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट किए थे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस तरह से मूवमेंट होता है और करंट कैसे फ्लो करता है। तो हम लोगों ने सीखा क्या में, सबसे पहले हमने सीखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, E कैपिटल E टाउ बाई एम रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, एन ई ए वी डी, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया बेटा इसके बाद में कि जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, तो ये हमने कहा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, एक कंडक्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ की बराबर होती है। रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रो एल बाई ए के बराबर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा इनटू E माइक्रोस्कोप लेवल पे, और डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू I इनटू R, ये है एप्लीकेशन के लिए। ये टॉपिक, ये हमारे पास पॉइंट्स थे जहां से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं। यहां पे एक बात थी मोबिलिटी कैलकुलेट करने की, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ फास्ट, इसका मतलब होता है हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड अ कंडक्टर। इनसाइड अ कंडक्टर कितनी तेजी से मूव करते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल्स की मोबिलिटी से। ऐसी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी सेमीकंडक्टर में भी। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्वेश्चन आते हैं आप यहां से रिलेट कर दिया करिए। ये ओम्स लॉ की कहानी हो गई, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं रेजिस्टेंस की और ओम्स लॉ की बात करते हैं, डिस्कशन। बेटा अब ओम्स लॉ तो हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इनटू R। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ये टॉपिक हमारे पास था, मैकेनिज्म हमने सीख लिया। नाउ टॉपिक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ की बात करते हैं। ऐसे ओम्स लॉ जो हम यूज करेंगे ओम्स लॉ में, तो ओम्स लॉ के लिए हमारे पास दो कंडीशन आ गया, J इक्वल टू सिग्मा इनटू E की बात करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू R इनटू I, मतलब I इनटू R का डिस्कशन करेंगे। ये दोनों ओम्स लॉ ही है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे। R की वैल्यू नोन है, R इक्वल टू रो L बाई रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, जो डिपेंड करेगा ज्योमेट्रिकल साइज पे। मतलब रेजिस्टेंस जो है क्या करेगा, और रेजिस्टेंस क्या है, अपोज करता है किसका, अपोज करेगा, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज एंड इट्स डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। अपोज ये भी कर रहा है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल साइज से डिपेंड कर रहा है। और रेजिस्टिविटी क्या करता है, अपोज करता है, लेकिन डिपेंड करता है इंटरनल पैरामीटर पे। ये भी अपोज करता है किसका, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा एट इंटरनल पैरामीटर पे। ये लिखवा चुका हूं, इंटरनल पैरामीटर। इतनी बातें आपको समझ आ गई है ओम्स लॉ के लिए। अब इस इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, लीनियर। ये इक्वेशन तभी काम करेगा जब ग्राफ लीनियर हो। मतलब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां देखते हैं, यहां पे ड्रॉ कर दिया, करंट I एम्पियर में लिख दिया, ये वोल्टेज हमारे पास है वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में लिख दिया। बेटा अगर मैं इसे लिखूं V इक्वल टू I इनटू R, इसको कंपेयर कर देते हैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c लाइन से। यानी x की जगह पे I, y की जगह पे v, तो m किसके बराबर है, स्लोप जो आएगा, स्लोप m किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। तो एक लाइन जो ओरिजिन से पास करे, और ये जो स्लोप है थीटा, यहां से निकाल लेंगे tan थीटा, यहां से थीटा आएगा और थीटा से कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, और दैट tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा tan थीटा की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस r निकाल दिया करेंगे। ये बात समझ आ गई। ऐसे ग्राफ जो लीनियर होता है, ग्राफ कैसा होता है, लीनियर इसको बोलते हैं, लीनियर ग्राफ होता है ग्राफ। और लीनियर ग्राफ है तो हम लोग बोलेंगे ऐसे सर्किट को ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट बोलेंगे। मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओमिक सर्किट क्या है, द सर्किट फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा लीनियर ग्राफ, इसका स्लोप जो होगा r के बराबर होगा। यहां तक समझ में आगे आ चुका है आपको, यहां तक क्लियर समझ में आ चुका है। ये ग्राफ बन हो गया। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, मैं इसको रब करता हूं। अब ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता हूं, इस लाइन पर आ गया। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं हम लोग v और I के बीच, मतलब ऐसा सेकंड ग्राफ x एक्सिस पे यहां पे ड्रॉ कर देता हूं v पोटेंशियल वोल्टेज की बात करें, और यहां पर ड्रॉ करते हैं करंट I, करंट एम्पियर में, ऐसा मान लेता हूं। तो इक्वेशन ये है v इक्वल टू I इनटू R। तो आप सबसे पहले I को हटाइए, I इक्वल टू 1/r इनटू v, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको y इक्वल टू अगेन mx से कंपेयर कर दीजिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। तो y की जगह पे आई, m की वैल्यू किसके बराबर, नाउ m इक्वल टू, m को बोलते हैं स्लोप tan थीटा, और स्लोप किसके बराबर 1/r के बराबर।
यानी जब आई आपका y एक्सिस पे होगा, अब v x एक्सिस पे, तो ग्राफ तो लिनियर आएगा, ऐसा लिनियर, लेकिन यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा से हम निकालेंगे tan थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/r के बराबर। तो इस ग्राफ में डिस्टेंस निकालना होगा तो 1/r के हम लोग कैलकुलेट कर लिया करेंगे। ये समझ आ गया, ये लीनियर ग्राफ है और लीनियर के लिए अप्लाई कर क्या करेंगे। यहां तक समझ में आपको क्लियर आ चुका है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ गया। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन, अगर ओम्स लॉ में मतलब जितने भी कंडक्टर्स हैं, जनरली कंडक्टर जो हैं लीनियर्स होंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन सेमी कंडक्टर जो होता है, जैसे सिलिकॉन की बात करेंगे, जर्मेनियम की बात करेंगे, SiO2 की बात करेंगे, जिंक सल्फाइड की बात करें, Pb सल्फाइड की बात करें, सेलेनियम ऑक्साइड की बात करें, ये सारे क्या है, सेमी कंडक्टर्स हैं। इन सेमी कंडक्टर के लिए, इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यहां लिख देता हूं डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसके लिए अलग से कहानी पढ़ेंगे। यहां पे जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करता है, ऐसा लिख दिया। यहां पर लीनियर ग्रोथ करता है। तो इसकी कहानी हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, ये लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पे न्यूमेरिकल और देखेंगे स्ट्रेच वायर में करंट क्या होता है। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप इस वीडियो को आराम से देखिए और इसे सॉल्व करें और पढ़ें इसको डिटेल में। थैंक यू सो मच।